हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारा एक हेल्दी कंपटीशन है कि जो दूसरा कीपर भी है वो भी इस टाइम हंग्री है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, वो भी बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। तो आई थिंक एट द सेम टाइम हमारे पास स्पेशली दो फॉर्मेट्स के लिए तो अच्छी चॉइसेस हैं, अच्छा हेल्दी कंपटीशन भी है, और मेरे ख्याल में वो हमारी टीम के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन। हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट जिफ। हम आपसे हमेशा क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट स्टैट्स की बात करते हैं और स्टैट्स के थ्रू हम आपको क्रिकेट की कहानियां बताते हैं। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी हैं जिनसे कि हम क्रिकेट नंबर्स और क्रिकेट को डिस्कस करेंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के सबसे कामयाब कैप्टन, वनडे में भी पाकिस्तान को लीड किया, फॉर्मर नंबर 1 बैट्समैन इन T20 रैंकिंग्स, और अभी जो है वो पाकिस्तान के कोच और चीफ सेलेक्टर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिसबाहुल हक। मिसबा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस शो। मिसबा, 1 साल हो गया है आपको पाकिस्तान का कोच और चीफ सेलेक्टर बने। कैसा देखते हैं आप इस 1 साल को? इसमें पाकिस्तान इंग्लैंड भी गया, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया, और होम सीरीज में पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ खेला। इस 1 साल को आप कैसे समअप करेंगे? काफ़ी टेस्टिंग टाइम रहे हैं 1 साल में, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया वर्ल्ड कप के बाद, और जो सिचुएशन थी, थोड़ी सी टेस्टिंग इसलिए भी थी कि काफ़ी प्लेयर्स जो हमारे मेन प्लेयर थे पिछले 2-3 सालों से, जिनकी बड़ी परफॉर्मेंसेस थी, चैम्पियंस ट्रॉफी जीता पाकिस्तान पर, टेस्ट क्रिकेट में जो परफॉर्म करते हुए आए, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे उनकी फॉर्म जो है वो उस तरह नहीं थी, तो उसकी वजह से काफ़ी चैलेंजेस थे, कुछ इंजरीज थी। तो आई थिंक टेस्टिंग टाइम हमने गुजारे। अगेंस्ट श्रीलंका भी वनडे T20 सीरीज़ हुई यहाँ पे, और फिर बहुत एक मुश्किल सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया की विद न्यू एंड ऑब्वियसली इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक। बट फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता जो सफ़र तय किया है 1 साल में, आई थिंक काफ़ी चीज़ें अच्छी उसकी तरफ मूव हुई। आबिद अली की परफॉर्मेंसेस, फिर बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस, फिर रिजवान का एक एमर्ज करना एज अ वेरी गुड विकेट कीपर बैट्समैन, जो उसकी परफॉर्मेंसेस थी। टेस्टिंग टाइम इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, इंग्लैंड सीरीज़ को देखते हुए अगर आप कहें कि जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं आए, आ सकते थे। टेस्ट सीरीज़ अगर आप जीते होते हो, और T20 जो एक ऐसी सिचुएशन में आप थे कि जहाँ से आप बिल्कुल उसको सील करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। वो अगर होते तो पूरा ये साल और ये जो पूरा एक सफ़र था, और जो एक डेवलपमेंट थी टीम की, और मेरी भी जो एक्सपीरियंस एज अ कोच, वो बहुत ही, जिसको कहते हैं, मीठा होता शायद। बट अच्छी चीज़ ये है कि इंग्लैंड में जाकर हमने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। फ्रॉम टफ़ टाइम्स हमने उनको डोमिनेट भी किया। टफ़ टाइम्स आए, उसके बाद फिर हमने वहाँ से टीम का जो उठना और कमबैक करना आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट, जिस किस्म की वो एक मैच आप जिस सिचुएशन से हारते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन वेरी नेक्स्ट टेस्ट टीम उठी और फिर डोमिनेट किया। और फिर आखिरी टेस्ट में फिर एक मुश्किल सिचुएशन में आई, जब उन्होंने डोमिनेट किया हमें, अच्छा फाइट बैक हुआ टीम का। ठीक है, बारिश ने हमें हेल्प किया, बट बारिश ने हमें हमारे रिजल्ट्स को अफेक्ट भी किया। T20 में फिर उसके बाद आके पहले मैच में भी बड़ी ज़बरदस्त एक पोजीशन थी जहां बारिश ने इंटरप्ट कर दिया, मतलब 130 पे 6 आउट और 16 ओवर आलमोस्ट 2 बॉलर खेल रहे थे। फिर सेकंड में फिर 195 करना, और अच्छी चीज़ पाकिस्तान टीम की कि 2 दफ़ा 190 प्लस रन्स करने। फिर हैदर अली की परफॉर्मेंस, ओवरऑल एज ए टीम परफॉर्मेंस, ठीक है वो मैच हमसे निकला, बट अगले मैच में फिर स्ट्रांगली कम बैक किया और उतना डिफेंड किया एक मुश्किल मैच में। आई थिंक के स्टिल लॉट टू अचीव, बट ओवरऑल डायरेक्शन ठीक है, और डेवलपमेंट की तरफ टीम जा रही है विद एक्सपीरियंस। आई थिंक इट विल बी अ मच बेटर टीम। इस बार आपने बात की है कि काफ़ी टेस्टिंग टाइम था, और हमने कुछ देखा भी टीवी पे, जो आपके इमोशंस थे, आप काफ़ी परेशान नजर आते थे ड्रेसिंग रूम में। लेकिन जब आप कैप्टन थे तो तब आप बड़ा कूल और काम आपका एक बिहेवियर होता था।
तो आप समझते हैं कि जो कोचिंग है वो शायद खेलने से ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि जब आप खेलते तो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म होता था, तो आपने फास्टर सेंचुरी कर दी, इंडिया में जाके सीरीज़ जीत ली, लॉर्ड्स में सेंचुरी की, साउथ अफ्रीका को जाके साउथ अफ्रीका में हराया, तो मे बी एज ए प्लेयर आप अपने क्रिटिक्स को जवाब दे सकते हैं। तो आप समझते हैं कि कोचिंग उस हवाले से ज़रा थोड़ा मुश्किल काम है। जी, डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ ये है कि पेशेंस ज़्यादा चाहिए और डायरेक्टली आप परफॉर्मेंस पे अफेक्ट नहीं कर सकते, रिजल्ट्स पे आप डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप अंदर होते हैं तो आप वहाँ पे मैच को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस से भी, बैटिंग से, फील्डिंग से कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट करते हैं, प्लस आप गाइड कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस स्ट्रेट अवे वहाँ उस सिचुएशन में शेयर कर सकते हैं अपनी बॉलिंग से, बॉलर्स से, फिर जो अपना गेम प्लान करना उससे। कोचिंग में ये है कि आपने एक दफ़ा उनके साथ काम किया है, ट्रस्ट करना उन पे, उनको एम्पावर करना, और फिर बात आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। बाहर से जो भी हो रहा है आप उसको कुछ कर नहीं सकते। सर्टन जो है अमाउंट है या सर्टन एरियाज़ हैं जहाँ पे आप चिप इन कर सकते हैं, बहुत थोड़े उसके लिए बाहर से। जब एक दो गेम शुरू हो जाती है, अंडर को क्रंच सिचुएशन या वो मैच की कोई ऐसी पोजीशन बन जाती है, तो आप बाहर फिर आपको कई दफ़ा डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। वो जो इस सीरीज़ में भी देखा कि वो डिसअपॉइंटमेंट होती क्या है कि जब आपकी थिंग्स अंडर कंट्रोल हैं, आप डोमिनेट कर रहे हैं, और वहाँ से जब चीज़ें स्लिप होनी शुरू होती हैं तो कई दफ़ा आपके लिए वो उसको एब्जॉर्ब करना, उसको टैकल करना, वो आपके लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही मेरे ख्याल में एक मेजर डिफरेंस है। आपने इसके साथ चलना है, कोशिश करनी है, इम्प्रूवमेंट लाएँ, और ज़्यादा पेशेंस रखें, और जितना इनकरेज कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं प्लेयर्स को और कप्तानों को, वो करना है और उनकी हेल्प आउट करनी है। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में खेलने में डिफरेंट प्रेशर्स हैं, आपको परफॉर्मेंस अपनी और उसका प्रेशर होता है, इसमें आपने दूसरों को हेल्प आउट करना है और फिर पेशेंटली वॉच करना है, देखना है कि वो जी किस तरह जाके परफॉर्म कर। अच्छा मिस्टर भाई, अगर हम आपने जैसा प्रेशर की बात की एज ए प्लेयर और एज ए कोच डिफरेंट है, तो आपके ऊपर एक और प्रेशर इस टाइम सिलेक्शन का भी है। और मेरा ख्याल है कि पिछले 1 सालों में हमने देखा है कि टेस्ट टीम में ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा आपने चांस दिया है। शाहीन अफरीदी आए, नसीम शाह हैं, मूसा खान हैं। तो ये ज़रा इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि इसके पीछे क्या एक सोच थी, क्योंकि कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स भी रिटायर हो गए टेस्ट वगैरह से, तो वो क्या आपके चैलेंजेस थे एज ए सिलेक्टर? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेस्ट में हमारे पास जो इवन पहले खेल भी रहे थे बॉलर्स, अनफॉर्चुनेटली कुछ रिटायरमेंट्स ले ली, कुछ लोगों को बॉडी उनकी जिस तरह, मतलब उन्होंने डिसीजन किया कि हम मेरे अब हम नहीं खेल सकते अब टेस्ट क्रिकेट। और बाकी भी बॉलर्स जो पहले खेलते हुए आ रहे थे, वो भी थोड़ा सा वो एज के उस हिस्से में चले गए कि जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट एक बड़ा चैलेंज हो जाता है आपके लिए। तो आपके पास कोई अब्बास के अलावा, हसन अली की इंजरी हो गई, अब्बास के अलावा आपके पास कोई ऐसा बॉलर पीछे नहीं एक्सपीरियंस के जो रेगुलर खेलता हुआ आ रहा। तो हमारे लिए एक चैलेंज था कि जी अब टेस्ट टीम आपने बिल्ड करनी है, आपको एनर्जी भी चाहिए, आपको थोड़ा पेस भी चाहिए, आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए जो थ्रेट कर सकें लोगों को। एक्सपीरियंस लॉट में देख रहे थे तो हमारे पास कमी थी उस चीज़ की, तो हमने उस चीज़ को फिर देखा कि अच्छा हमारे पास अब यंग लॉट में ऐसे एक्साइटिंग बॉलर्स कौन से हो सकते हैं। शाहीन ऑब्वियसली एक ऐसा बॉलर था जो कि टेस्ट साउथ अफ्रीका में खेल के आया, उसकी थोड़ी हमने फिटनेस पे काम किया कि ये इस काबिल हो सके कि ये 20 से 22 ओवर दिन के कर सके, टेस्ट मैच में 50 से ज़्यादा ओवर कर सके, और उसी एनर्जी के साथ अच्छा स्विंग करता है, इसके पास सारी चीज़ें हैं, उसको डेवलप। प्लस कोई और यंग बॉलर हम ऐसा लेके आए जैसे हर टीम में कोई 140 प्लस 150 के अराउंड वाला बॉलर हो कि जो अच्छा बॉल भी कर सके और थ्रेट कर सके अपोजिशन को। अब्बास आपके पास एक कंट्रोल वाला बॉलर है, तो उसके लिए एक नज़र में आया नसीम शाह और मूसा, तो उनको हमने इनकरेज किया, लेके आए कि चलें अगर हमने इन्वेस्ट करना है तो हम थोड़ा इस तरफ चलते हैं जिनका एक लॉन्गर फ्यूचर हो और फिर उनको अभी से एक्सपीरियंस मिले। कुछ देर हमें मुश्किल ज़रूर होगी जब तक ये इनको थोड़ा एक्सपीरियंस गेन होगा, बट एटलीस्ट हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो थोड़ी लॉन्ग टर्म होगी हमारी, और हमें वो एनर्जी मिलेगी और वो हंगर मिलेगा इनके अंदर टेस्ट क्रिकेट में
क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो है वो टेस्ट क्रिकेट में इस टाइम अपने आप को मोटिवेट करना। जब इतनी लीग्स और सारा कुछ चल रहा है तो उस क्रिकेट में अपने आप को मैनेज करना बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में वो उस वजह से भी हमारे फ्रेश लेग्स एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी इस फॉर्मेट में लाने के लिए। अच्छा मिस्टर भाई, आपने बात की कि प्लेयर्स को मोटिवेट करना लंबे फॉर्मेट के लिए इस टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो थोड़ी सी चेंजेस लेकर आए हैं, उन्होंने फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा रिवाइज़ किया है। तो मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में अगर कोई सीनियर प्लेयर जो ए कैटेगरी का प्लेयर है या जो टॉप प्लेयर है, वो अगर सारा सीज़न खेलता है, उसमें 10 फर्स्ट क्लास मैचेस होंगे, वनडे T20, तो वो 3.2 मिलियन की फिगर सामने आई है कि तकरीबन 32 लाख रुपए बना सकेगा। लेकिन इसको अगर हम कंपेयर करें, आई मीन शादाब जो है वो लास्ट ईयर CPL का एक मैच खेलने के, आई थिंक उनको तकरीबन 18-20 हज़ार डॉलर मिले एक मैच के, जो कि 30 लाख बनता है। तो एक प्लेयर पूरा सीजन खेल रहा है, 3-4 महीने, 60 दिन तकरीबन क्रिकेट के बनते हैं या 50-60 दिन, और एक बंदा एक मैच खेल के इतना पैसा कमा रहा है। तो लोगों का कैसे जो है वो इंटरेस्ट आएगा इसकी तरफ। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है कि जो एक डिपार्टमेंट्स क्रिकेट जो थी उसका भी अब एक रोल होना चाहिए ताकि प्लेयर्स को कम से कम एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो हो। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप बात कर रहे हैं कि जो लीग्स हैं ऑब्वियसली कमर्शियल है क्रिकेट जिसको आप कह रहे हैं, उसको आप कंपैरिजन आप कभी भी नहीं कर सकते। इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इनिशियली शायद इतने पैसे भी नहीं मिल रहे थे, तो अभी उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, एक इम्प्रूवमेंट किया और इसको बेहतर करने की ज़रूरत। लेकिन होगी कैसे, ज़ाहिर है बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं या स्पॉन्सर्स हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका रोल है, उनको आना होगा और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए स्पॉन्सरशिप करनी होगी, तब ये इसको आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। जितना आप इसको बेहतर करेंगे उतना आप जो है वो ज़्यादा मोटिवेट करेंगे लोगों को। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कम्युनिकेशन प्लेयर्स के साथ, शादाब जैसा प्लेयर है, इनको हमें जो लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट है उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हमें इनको उसके बारे में बताना है। इनकी अपनी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, लीग क्रिकेट आप खेलेंगे, कितनी देर खेल लेंगे आप, उससे अपना स्किल और अपनी जो आपकी इवन वनडे क्रिकेट है या टेस्ट क्रिकेट, वो डेवलप नहीं कर सकते। बट अगर आप लॉन्गर वर्जन की ये डोमेस्टिक क्रिकेट इन्वेस्टमेंट है जो आपकी, वो अगर आप खेलेंगे, यू डेवलप योर सेल्फ इनटू अ लॉन्गर फॉर्मेट बॉलर एंड बैट्समैन, आपके लिए T20 क्रिकेट आसान हो जाएगी, आपके लिए वनडे क्रिकेट बहुत आसान हो जाएगी और आपका कैरियर लंबा होगा। वरना क्या होगा, T20 में आप थोड़ी देर के बाद स्ट्रगल करेंगे, मुश्किल हो जाएगी, आप अपने आप को लिमिट कर लेंगे। तो आई थिंक ये भी बड़ा ज़रूरी है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ कम्युनिकेट करें, आप इस तरफ आएँ, आप क्यों इस फॉर्मेट को छोड़ते हैं। और प्लस इंसेंटिव्स और सारा कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आपके जो प्लेयर हैं वो तीनों फॉर्मेट्स के प्लेयर बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप क्रिकेट खेल के जाते हैं तो T20 का शायद रिकॉर्ड कोई नहीं याद रखता, वनडे का कोई नहीं याद रखता, लेकिन ये ज़रूर याद रखते हैं कि मोहम्मद यूसुफ ने इतने 100 किए टेस्ट में, यूनुस खान ने 10,000 से ज़्यादा रन किए, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से 100 किए। टॉप बैट्समैन 10,000 प्लस वाले कितने हैं। बॉलर्स जो हैं, वसीम अकरम ने 500 आउट किए हैं, मैगरा ने कितने किए, मुरली ने। तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है आपको, जब आपने अपना दुनिया में नाम छोड़ के जाना है तो उसके लिए आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। जहाँ डिपार्टमेंट क्रिकेट की आपने बात की, आई थिंक बहुत ज़रूरी है इन्वॉल्व करना, और इसके बारे में मेरे ख़्याल में बड़ी डिबेट्स भी हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही बहुत लिमिटेशंस हैं हमारे पास, जो रिसोर्स हैं, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, बहुत कम हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं या जो लोग क्रिकेट में इन्वेस्ट करने वाले। तो इस इन्वेस्टमेंट को जाने नहीं देना चाहिए और एटलीस्ट ये क्रिकेटर्स पे लगते हैं, हमारे इस क्रिकेट पे लगते हैं पैसे, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं इनको किसी न किसी से हमने इन्वॉल्व ज़रूर करना है ताकि ये अपना रोल प्ले करें क्रिकेट में। अच्छा मिसबा, एक और जो भी चीज़ सामने आई है रिसेंटली, वो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलिंग जो आपके रिसोर्सेज हैं वो इस टाइम बड़े अच्छे लग रहे हैं कि शाहीन अफरीदी हैं, इवन दो कि शायद उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह के हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, नसीम भी, लेकिन जो आपकी यंग लॉट आ रही है उसमें नसीम है, शाहीन है, मूसा है, और आई थिंक हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था ऑस्ट्रेलिया टूर पे कि किसी टीम ने एक सीरीज़ के अंदर 3 19 साल के बॉलर्स को खिलाया।
तो लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस शायद पाकिस्तान उसको मिस कर रहा है, क्योंकि 3 यंगस्टर्स को एक साथ खिला देना, तो आप समझते हैं कि जो आमिर ने जो रिटायरमेंट ली थी उससे भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है, और शायद आई थिंक कि जिस तरह आपने बात की कि प्लेयर्स को भी थोड़ा सा रियलाइज़ करना होगा कि जो लंबी क्रिकेट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में पहले ही मैंने कहा कि वो एकदम आपका पूरा अटैक खाली हो गया ना। आपके पास जो थोड़ा अरसे से इकट्ठे खेलते हुए आ रहे थे, हसन अली था, अब्बास था, आमिर था, वहाब था, उसमें से आपके एक इंजरी की वजह से चला गया, 2 वैसे ही आपके चले गए बॉलर। तो आप जो है वो जो उनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो था क्रिकेट खेलने का, और जिस तरह वो अब थोड़ा डेवलप हो गए थे, वो आपका मिसिंग हो गया। अब जाहिर है इन बॉलर्स को उतना टाइम लगना है, कम से कम अभी तो ये 10-10 टेस्ट भी नहीं हुए इनके। हम इनका कंपैरिजन फिर ब्रॉड, एंडरसन और उनसे शुरू कर देते हैं, या हेजलवुड से शुरू कर देते हैं, स्टार्क से शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक हमें जो परफॉर्मेंसेस हैं, हमें थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। क्रिटिसिज्म आता है कि जी ये इन्होंने जी यहाँ पर मैच जीतना चाहिए था, नहीं। ज़िंदगी में वो सिचुएशन शायद उनकी पहली दफ़ा अपने पूरे प्रोफेशनल कैरियर में पहली दफ़ा आई है उनकी। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। अगली टाइम जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो डिफरेंट होगी उनकी परफॉर्मेंस। तो आई थिंक हमारे पास अब लिमिटेशंस हैं, बट उसका हल क्या है हमारे पास? हल यही है कि हम अब जिनको हमने डाला है इसमें और हमें पता है कि इनका पोटेंशियल है, तो हमें इनको कंसिस्टेंटली और थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए गो देना है कि ये कम से कम एडजस्ट करें, सीखें वो चीज़ें, और आगे चल के अभी भी इन्होंने मैचेस जिताए हैं। कुछ ना कुछ मैच बीच में ऐसे भी होंगे, बट इस प्रोसेस से ये बहुत जल्दी निकल जाएंगे, और उसके बाद फिर आपके पास एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा कि ओके यार, एक बॉलर हमने ढूंढा है तो ये 8-10 साल हमारे पास है, अल्लाह करे ये फिट रहे और इसी तरह के तरीके से इसकी इम्प्रूवमेंट होती रहे, तो आपके पास फिर 1-2 बॉलर कहीं ना कहीं आपके पास बीच में आते रहते हैं जो आके खेलते हैं, कुछ सेटल हो जाते हैं। मेन आपके पास 3-4 बॉलर होने चाहिए इस लेवल के विद दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे कि एंडरसन और ब्रॉड हैं इंग्लैंड के पास, और बाकी उनके बाकी 2 कोई भी बॉलर 2 या 3 उनके पास रहते हैं। अच्छा मिसबा, अगर हम यंग प्लेयर्स की बात करें तो एक और जो यंग प्लेयर हैं, या मैं कहूँ कि यंग कैप्टन है, बाबर आजम। 1 साल पहले उनको कप्तान बनाया गया, अभी सिर्फ 25 साल उनकी एज है और तीनों फॉर्मेट्स में वो टॉप 5 में है, ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। एज ए कैप्टन आप सेटिस्फाइड हैं उनकी परफॉर्मेंस से अभी तक? लेकिन उनके लिए लर्निंग है बहुत बड़ी, पीछे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ऑब्वियसली जब इस लेवल पे आप परफॉर्म करते हैं और टॉप के 4-5 बैट्समैनों में आते हैं हर फॉर्मेट में, तो एक चीज़ तो उसकी पक्की है, एविडेंस जो है वो ये है कि गेम अवेयरनेस है, तो आप एक तो आपकी अपनी गेम है, फिर गेम अवेयरनेस है तो आप स्कोर कर रहे हैं, और गेम अवेयरनेस ही वो चीज़ है कि जो आपको कैप्टनसी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हाँ, जो आपने सीखना है एक्सपीरियंस के साथ, वो आपकी मैनेजमेंट है। जब आप कप्तान बनते हैं तो वो गेम अवेयरनेस प्लस अपनी गेम और दूसरी गेम को समझना, उसके साथ ऐड क्या चीज़ हो जाती है, आपके अपने प्लेयर्स को अगले प्लेयर्स को देख के मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है, किसकी साइकी क्या है, कौन कहाँ अच्छा है, कब इसको यूज़ करना है, वो आपको एक्सपीरियंस सिखाता है। होपफुली कि इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी इस चीज़ को सीख रहा है, और जैसे जैसे वो खेलता जाएगा, जैसे जैसे डिफरेंट सिचुएशंस को फेस करेगा, आई थिंक टैक्टिकली वो ठीक है और इम्प्रूव करेगा और बेहतर से बेहतर रिफ़ाइन होता जाएगा। मुझे लगता है कि अभी तक जो उसको मैंने देखा है वो राइट डायरेक्शन में है, और काफ़ी उसने अच्छे डिसीजंस भी किए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक्स होती हैं, कई दफ़ा आपसे 19-20 चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपकी बेहतर होती हैं एक्सपीरियंस के साथ। अच्छा मिसबा, हमने ये देखा कि पाकिस्तान जो टेस्ट टीम है उसमें काफ़ी यंगस्टर्स हैं। फास्ट बॉलिंग तो आपकी तकरीबन सारी 19 साल के हैं, अब्बास को छोड़ के। लेकिन T20 में हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो एक्सपीरियंस है, जो वेटरन्स हैं, उनकी तरफ जाता है। शुएब मलिक हो गए, हम मोहम्मद हफीज़ हो गए। इसके पीछे क्या एक लॉजिक है? क्योंकि हम नॉर्मली पूरी दुनिया में देखते हैं कि T20 यंगस्टर्स खेलते हैं और आपके जो टेस्ट क्रिकेट है वो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़रा थोड़ा सा उल्टा नज़र आता है कि यहाँ पे जो T20 क्रिकेट है उसमें हमारे वेटरन्स खेल रहे हैं। देखिए, मसला ये नहीं है कि वेटरन खेल रहे हैं,
हमारे पास यंगस्टर्स भी हैं, लेकिन आपने देखना ये होता है कि आपकी टीम का बैलेंस कहाँ जा रहा है। मेरे ख़्याल में मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि फॉर द सेक ऑफ जस्ट एक्सपीरियंस या फॉर द सेक ऑफ यंग ब्लड आप कभी भी सिलेक्शंस ना करें। आप देखें कि आपका कम्बिनेशन और टीम को रिक्वायर्ड क्या है, और आपके जो प्लेयर हैं इन फॉर्म या जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो कौन से प्लेयर हैं, किस पे आप डिपेंड कर रहे हैं, और फिर एक अच्छा कम्बिनेशन आप बनाएं। जैसे अब आप ये नहीं कह सकते कि जी बाबर आजम भी यंग है, ठीक है उसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लिया लेकिन 25 साल का है। फ़खर जमान, वो भी आप ये नहीं कह सकते कि फ़खर जमान जी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पे चला जाता है। इज़ जस्ट अभी 2-3 साल ही उसको हुए हैं जो उसकी चैम्पियंस ट्रॉफी से उसका कैरियर स्टार्ट हुआ है, तो ही इज़ स्टिल इन दैट इनिशियल फेज ऑफ न्यू प्लेयर। फिर आपको थोड़ा सा इन द मिडल आप एक्सपीरियंस, स्टीव स्मिथ खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया से, फिंच वगैरह जो है वो भी इतने ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। वो क्यों मिडिल में आप T20 में आपको ऐसे प्लेयर चाहिए कि जो सिचुएशन को समझें और उसके मुताबिक थोड़ा सा गेम को चलाएं। फिर आप यंगस्टर्स की तरफ नीचे आपने, चाहे यंग नहीं है लेकिन आपकी टीम में इफ्तिखार आया बाद में, अभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी नहीं खेला, जितना भी खेला उसने एक परफॉर्मेंस की। अभी हैदर अली को लेके आए हैं, अभी खुशदिल साथ है। ऑन एंड ऑफ हमने पीछे 1-2 सीरीज़ों में 2-3 और लड़के भी चेक किए, 2-3 और लड़के भी फाइंड आउट करने की कोशिश। मकसद ये है कि एक कम्बिनेशन बनाने की कोशिश करें कि जहाँ पे आप 2 से 3 लड़के ऐसे भी हों जो फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट भी हो रही है, और प्लस आपको वो फ्लेयर दें जिसको फ्री माइंडसेट के साथ जाके खेलें। ऐसे प्लेयर भी आप 2-3 रखें टीम में, प्लस 2-3 आपके ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर हों कि जो उन सिचुएशंस में गेम को कंट्रोल कर सकें। ऐसे ही आपकी बॉलिंग में है, जैसे अभी 2 आपका शाहीन और हारिस रऊफ यंग थे, तो तीसरा बॉलर हम कोशिश कर रहे थे कि आमिर खेल रहा है या वहाब खेले, एक एक्सपीरियंस बॉलर, ताकि हमें थोड़ा सा वो उस सिचुएशन में जब प्रेशर हो तो हमारे पास वो चीज़ भी हो कि उसको हैंडल कैसे करना और इनको गाइड कैसे करना जूनियर बॉलर्स को। कोशिश हमारी यही है, ये नहीं है कि वहाँ जी किसी को खामखा हम सीनियर है तो इस वजह से बिठा दें, और कोई खामखा यंग है तो उसको ना खिलाएं, या खिलाना है तो बिल्कुल इस वजह से सिर्फ खिला दें। ओवरऑल टीम कम्बिनेशन मेरे ख्याल में ज़रूरी है। लेकिन मिस्टर भाई अगर हम कम्बिनेशन की बात करें तो अभी ये लग रहा है कि अगर बाबर ओपन करते हैं फ़खर के साथ, हैदर अली ने जिस तरह परफॉर्म किया 3 के ऊपर 4 पे हफीज़ की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन इफ्तिखार के साथ, मतलब कि आप खुद इफ्तिखार के बहुत बड़े सपोर्टर थे, तो हमने देखा कि उनकी तकरीबन 58 की एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है, सिर्फ 1-2 इनिंग्स की बेस के ऊपर उनको टीम से बाहर कर देना, आप समझते हैं कि ठीक डिसीजन? मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा परसेप्शन गलत है लोगों का कि उसको ड्रॉप किया गया, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ इफ्तिखार को ना खिलाने की वजह ये थी कि नज़र आ रहा था कि इफ्तिखार को वो प्रॉपर उसकी बारी नहीं आ रही जो उसकी आनी चाहिए, कि टॉप ऑर्डर 4-5 पे ही गेम जो है चल रही है। तो उसकी वजह से हमने सोचा कि अच्छा हफीज़ अच्छी फॉर्म में है, ऊपर ही यहाँ रन करने का ज़्यादा वो है, तो नंबर वो ऊपर वाला हैदर का बनता है 3, उसको हम खिला सकते हैं, तो उसको इसलिए हमने डाला। इफ्ती वेस्ट हो रहा था नीचे, ना उसकी बारी आ रही थी, उसको हमने सिर्फ ये कहा था कि क्योंकि हम ये थोड़ा सा इसको हमने देखना है, तुम इफ्ती का तो हमें पता है कि वो हमारा इस टाइम पक्का प्लेयर, उसने परफॉर्म किया और जब भी वो उसका वो रोल आएगा हम उसको खिला लेंगे। उससे ये बात हुई थी हमारी, कोई ड्रॉप वाला ये सीन नहीं था। रिजवान और उसको सिर्फ ऊपर उस स्ट्रेंथ को हमने और थोड़ा सा बेहतर किया, और एक नए प्लेयर को हमने आजमाना था कि ठीक है इसको चांस मिल जाए। प्लस नीचे तो हफीज़ है और मलिक है, अगर 19-20 कुछ होता है तो ये कंट्रोल करने के लिए होंगे, और अगर वो वाला रोल आएगा तो वो शादाब है और फिर इमाद वसीम, वो जो नीचे पावर हिटर वाला, इस मैच में हम इनसे जाएंगे। अच्छा मिस्टर भाई, ये सिलेक्शन के ऊपर ही अगर हम बात करें तो शुएब मलिक, नो डाउट उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उसके ऊपर किसी को कोई डाउट नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा उनके रन हैं T20 इंटरनेशनल्स में भी, T20 क्रिकेट में भी, एक कैप्टन भी रह चुके हैं। लेकिन अभी एक तासुर ये मिलता है कि शायद वो इस कम्बिनेशन में शायद वो फिट नहीं हो रहे, क्योंकि हमने लास्ट मैच में भी देखा कि ना उनको पावर हिटर के तौर पर यूज़ किया गया, ना उनको मिडल ऑर्डर में। तो बेहतर नहीं है कि उनकी जगह जिस तरह खुशदिल शाह हैं, कि वो एक जो पाकिस्तान को एक इशू आ रहा है 6 हिटिंग का, खुशदिल शाह ने जिस तरह भी PSL में खेला, तो आप समझते हैं कि जिस तरह आगे 2 T20 वर्ल्ड कप्स हैं तो शायद शुएब मलिक वो 2 T20 वर्ल्ड कप्स ना खेल सकें,
या मे भी खेल भी सकें, ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं शुएब मलिक की सिलेक्शन को? देखिए बात यह है कि बहुत जल्दी कोई भी डिसीजन कर लेना ना, वो मैं नहीं समझता कि आप शुएब को भी ज़ाया कर दें, उसको भी राइट ऑफ कर दें, और फिर आपने जो नया बंदा खिलाना है वो भी पता चले उस टाइम तक आपका तैयार नहीं। तो क्यों नहीं हम इन सब को भी लेके चल सकते हैं कि हाँ ये हमारा पूल है, ओके फ़ाइन, जब शुएब की ज़रूरत है शुएब खेलेगा, और वो इस चीज़ को समझते हैं। हफीज़ और शुएब को वो खुद इस चीज़ पे वो मतलब इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ ठीक है यार, बैलेंस रख के हम एक अच्छी टीम बना के बैलेंस रख के ऑन एंड ऑफ वो भी खेल सकता है, वो भी खेल सकते हैं। इस तरह आप एक बिगर पूल भी तैयार कर सकते हैं, और आपको पता भी चल सकता है कि हाँ ये बंदा हमारा जो है, हाँ ये रोल हमें करके दे सकता है। और अभी से हम क्यों इस चीज़ को एक अज्यूम कर लें कि हाँ जी ये नहीं होगा और ये होगा। कोशिश करेंगे कि आगे जो हमारे पास अब होम सीरीज़ आएगी, हम दूसरे जैसे खुश दिल है उसको भी वो रोल दें, उसको भी लेके आएँ, इन सब को लेके चलें, और फिर जब वर्ल्ड कप आए और वो फाइनल से जब सिचुएशन आए, उस टाइम के जो बेस्ट हमारी सिलेक्शन होगी, जो बेस्ट उन नंबर्स के लिए प्लेयर होंगे, उस टाइम आप वो पिक करें। अच्छा मिसबा भाई, इस टूर के ऊपर एक और जिस प्लेयर का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ और आई थिंक पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हुई, वो मोहम्मद रिजवान है। और मुझे याद है कि तकरीबन 6-7 साल पहले मेरी आपसे बात हुई थी, तो आपने उस टाइम कहा था कि वो अभी कीपर जो है शायद उतने अच्छे नहीं हैं, और आप हमेशा से आपने उनको सपोर्ट किया कि, और हमेशा बताते थे कि ये एक पाकिस्तान का ज़बरदस्त टैलेंट है, और अब उन्होंने जो है वो डिलीवर करना शुरू किया। तो आप कैसा देखते हैं कि रिजवान की जर्नी को, और उनकी स्पेशली जो कीपिंग है? आई थिंक 6-7 मैच में सिर्फ एक कैच उन्होंने ड्रॉप किया है, जो कि वेरी अनलाइक पाकिस्तान विकेट कीपर। ज़ाहिर है जी, उसको उसकी मेहनत का फल मिला है उसको। उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, अपनी बैटिंग पे भी बहुत काम किया उसने, और अपनी कीपिंग पे बहुत उसने काम किया, और सब ने देखा है। सबसे अच्छी चीज़ उसका टेम्परामेंट है कि वो चैलेंज लेता है, और वो हमेशा उसकी जो माइंडसेट है वो यही है, टू विन अ गेम फॉर हिज टीम, टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। आई थिंक यही वो चीज़ है जिसकी वजह से अभी वो माशाल्लाह वो बेहतर से बेहतर हो रहा है। हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन है उसकी परफॉर्मेंसेस, उसका मोर कॉन्फिडेंट होना, क्योंकि कीपर एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो लिंक है आपकी टीम का। अगर आप वो परफॉर्म कर रहा है, वो इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, और फील्ड में एनर्जी है, और स्पेशली उसकी जो फिटनेस है, आई थिंक दैट इज़ एग्जाम्पलरी। हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारा एक हेल्दी कंपटीशन है कि जो दूसरा कीपर भी है वो भी इस टाइम हंगरी है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, वो भी बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। तो आई थिंक एट द सेम टाइम हमारे पास स्पेशली 2 फॉर्मेट्स के लिए तो अच्छी चॉइसेस हैं, अच्छा हेल्दी कंपटीशन भी है, और मेरे ख्याल में हमारी टीम के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन। अच्छा मिसबा भाई, अगर हम कीपिंग की बात करें, जो भी कीपर हों, रिजवान हों या सरफराज हों, तो अगर T20 टीम में लगता ये है कि वो उनकी बैटिंग में जो कम्बिनेशन है, शायद टॉप ऑर्डर में उनकी उनकी उस तरह से जगह नहीं बनती, क्योंकि जिस तरह अभी हैदर अली 3 के ऊपर आ रहे हैं, फ़खर बाबर हैं, फिर हफीज़ हैं, इफ्तिखार, शादाब, खुशदिल शाह बेंच पे हैं। तो मे बी ये हमें नज़र आ रहा है कि शायद जो कीपर आगे फ्यूचर में खेले वो एज ए स्पेशलिस्ट कीपर ही खेले, या आप समझते हैं कि ये दोनों बैट्समैन ऊपर आके भी रन्स कर सकते हैं? देखिए, जो मैं समझता हूँ ये कैपेबल बैट्समैन है, ठीक है। जो सिचुएशन है, जब आप 190 या 200 वाला मैच देख रहे हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि जो आपके एक्सप्लोसिव पावर हिटर्स या बैट्समैन हैं वो आप उनको मैक्सिमम टाइम दें, और उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स दें, ताकि आप उसको मैक्सिमाइज़ कर सकें जो अपना एडवांटेज है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको अगर एक बैट्समैन ने जाके एक्यूमुलेट करना है, या वो बीच में जाके थोड़ी सी इनिंग वो करनी है, सिचुएशन अगर ऐसी नहीं है तो आप उसको भेजें, और आपको खामखा जो है वो 15-20 रन जो है वो एंड ऑफ द डे आपके कम हो। हाँ, ये बिल्कुल जो टेस्ट और वनडे में कैपेबल बैट्समैन हैं, ये ज़रूर काम कर रहे हैं, अपनी पावर हिटिंग पे भी काम कर रहे हैं, अपनी डिफरेंट ऑप्शंस पे, स्वीप शॉट्स हैं, चीकी शॉट्स हैं, उस पर थ्रू आउट द टूर सरफराज ने भी बहुत काम किया है, रिजवान ने भी काम किया, ताकि ज़रूरत पड़े तो ये अपने आप को साथ अपनी स्किल को बेहतर से बेहतर करेंगे। अभी T20 टूर्नामेंट आया है, यहाँ पे ये इसको कर सकते हैं, और फिर PSL भी इनके पास होती है, उसमें भी चांसेस हैं इनके पास। एट द सेम टाइम मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि
हम कई दफ़ा ये सिर्फ बिकॉज ऑफ बैटिंग हम कीपिंग को जो है वो साइड पे कर देते हैं या ओवरलुक कर देते हैं कि नहीं जी। मेरे ख्याल में अगर एक कीपर आपको बड़ा अच्छा 50 करके देता है, लेकिन पीछे अगर वो 15-20 रन दे देता है, एक कैच किसी बैट्समैन का 19-20 जो कि अच्छा कीपर एक कर सकता है वो ड्रॉप कर देता है, तो आपको उसके रनों का एडवांटेज नहीं होता। तो एट द सेम टाइम जो डिफरेंस होता है किसी भी T20 गेम में वो कितना होता है आपका 15-20 रन का डिफरेंस। बहुत जो अच्छी टीमों का बल्कि इतना भी नहीं होता कई दफ़ा, बिल्कुल जैसे हम 5 रन से मैच जीते, तो इतना कम मार्जिन है। तो अगर कीपिंग में आप वो रन्स 10-15 रन एक्स्ट्रा दे देते हैं या कोई ऐसा चांस छोड़ देते हैं तो आपकी टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप 6 बैट्समैनों के साथ विदाउट कीपर एक आधा ऑलराउंडर है, आप सर्वाइवल है आपका और आप अच्छी टीमों को टफ़ टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने पीछे कोई चांस ऐसा मिस कर दिया है या कोई बाई का चौका या कोई इस किस्म के रन चले गए हैं तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को देखते हुए अभी तो हम अनलेस के कोई ऐसा बैट्समैन आ जाए, विकेट कीपर बैट्समैन का जो विकेट कीपर बहुत अच्छा हो, एक्सेप्शनल केसेस जैसे संगकारा था, जैसे गिलक्रिस्ट था, ऐसे अगर कीपर आपके पास एक्सप्लोसिव आते हैं तो जाहिर है वो आपके पास एक एडवांटेज है। मिस भाई बस एक दो और सवाल। आपने बात की फाइन मार्जिन की T20 क्रिकेट में कि बाद अगर आप 5 रन से हार जाते हैं, जो डिफरेंस है वो 5-10 रन का होता है। तो हमने एक ये भी चीज़ देखी है कि पाकिस्तान की जो पावर प्ले में जो परफॉर्मेंसेज हैं वो उस तरह से नहीं है जिस तरह की पूरी दुनिया में होती हैं, और लेट ऑर्डर में पाकिस्तान को 6 हिटिंग के इशूज़ हैं। तो इस हवाले से बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट में, आई नो कि उन्होंने बड़ा ज़्यादा इंप्रूव किया है पिछले 2-3 सालों में, और उनके पूरे करियर में जो है वो इंप्रूवमेंट्स हैं। टेस्ट एवरेज को वो 20 से 45 में ले गए, वनडे में स्ट्राइक रेट उनका 90 हो गया। तो आप समझते हैं कि T20 क्रिकेट में भी शायद उनको थोड़ी सी गुंजाइश है कि वो ज़रा मज़ीद एग्रेसिव खेलें पावर प्ले में? आई थिंक गुंजाइश हमेशा होती है और वो इसको समझता भी है, इस पे काम भी कर रहा है। लेकिन कई दफ़ा स्टैट्स को आप इन टर्म्स ऑफ उस इंडिविजुअल देखते हैं और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टीम और पूरी जो गेम सिनेरियो उसमें नहीं देखते। जहाँ पे स्ट्राइक रेट इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है किसी टीम में। अगर एक बंदे की T20 में एवरेज 50 की है और उससे ऊपर है और वो 130 के अराउंड कहीं उसका स्ट्राइक रेट है, तो वो बेसिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल टीम जो है वो देखें कि वो अलाउ कर रहा है दूसरे प्लेयर्स को 170 या 160 के स्ट्राइक रेट पे खेलने के लिए। अगर उसकी यही एवरेज कम हो जाए और स्ट्राइक रेट इम्प्रूव हो जाए, इट मीन्स कि वो 5 में से अगर 2 मैचों में रन्स करता है तो फिर आपके जो 160-70 वाले पीछे बैट्समैन जो दूसरे स्कोर कर रहे हैं उनके स्ट्राइक रेट्स ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे, क्योंकि उनको फिर वो वाला रोल कहीं ना कहीं उनको प्ले करना पड़ेगा। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में ये जो आपका बैटिंग पूरा एक बैटिंग का आप खिलाते हैं जो 5 या 6 बैट्समैन खेलते हैं, उसको आपने पूरे कम्बिनेशन को बैलेंस करना होता है, रोल डिफाइन होने चाहिए। इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं ऑब्वियसली। अगर 130 पे किसी का स्ट्राइक रेट है तो आपके पास हमेशा गुंजाइश है कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन योर एवरेज एंड कंसिस्टेंसी उसको 10-15 अगर आप बढ़ा लेते हैं तो आपकी टीम और ओवरऑल मैच के रिजल्ट्स पे परसेंटेजेस ऊपर चली जाएंगे। एंड आई थिंक ही इज़ ट्राइंग। और अभी वो ये वर्टिलिटी ब्लास्ट खेल रहा है, उसका भी उसको एडवांटेज होगा। 6 हिटिंग एबिलिटी पहले से बहुत बेहतर हुई है उसकी और उन पे वो काम कर रहा है आई थिंक समझते हुए इस गेम को। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो वक्त के साथ साथ इसमें भी उसकी इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा मिसबा, इस सीरीज़ में जो एक सबसे बड़ा जो पॉजिटिव था T20 सीरीज़ में वो हफीज़ की बैटिंग थी। यानी कि इस तरह की बैटिंग उन्होंने कभी भी नहीं की, मतलब कि इतनी कंसिस्टेंसी के साथ। उनके पिछले 5 T20 में 4 50s हैं और पिछले 2 सालों में तकरीबन 80 की एवरेज है, पावर हिटिंग भी कर रही हैं। तो ये जो एक डिफरेंट हमें हफीज़ नज़र आए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा साइन है मेरे ख्याल में आपकी, स्पेशली जब एक्सपीरियंस आपके पास होता है और फिर आप अपने आप को वो चैलेंज लेके इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। बदलती गेम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिमांड्स ऑफ द गेम है, उसको समझ के। क्या पहले हफीज़ 120 का स्ट्राइक रेट कैरियर का अगर देखें
और अगर 2 साल का देखें, इवन शुएब मलिक का भी अगर आप देखें एवरेज के साथ स्ट्राइक रेट आखिरी 1-2 साल का, तो जो अब मॉडर्न क्रिकेट हो रही है वो उस पे जा रहे हैं, वो यानी 150 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ उस समझ गए हैं कि यार ये डिमांड है और हम एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो हमें अपनी प्लेस के लिए नहीं खेलना। तो हफीज़ की ये सबसे अच्छी चीज़ है कि वो समझता है कि 200 या 190 हमें चाहिए, तो मुझे एटलीस्ट 170 या 160 प्लस के स्ट्राइक रेट पे रन्स कर रहे हैं और प्लस कंसिस्टेंसी भी चाहिए। तो इस वजह से उसके मेरे ख्याल में बहुत इनकरेजिंग है और टीम के लिए बड़ा अच्छा है कंसिस्टेंसी और फिर उस रेट पे रन्स करना। हमारे लिए तो मेरे ख्याल में अभी इस सिचुएशन के थोड़ा फोकस भी उसका दायर है, वो T20 क्रिकेट खेल रहा है तो मोर फोकस्ड है, उस पर काम कर रहा है अपनी गेम पे और रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। पाकिस्तान टीम के लिए बड़े अच्छे साइन। चलिए मिसबा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और हमारी उम्मीद है कि जिस तरीके से प्लेयर्स ने अभी लास्ट T20 में खेला, आगे जिम्बाब्वे के साथ भी वो ऐसे ही खेलेंगे। पाकिस्तान के 3 वनडेज़ हैं जिम्बाब्वे के साथ, तो 3 T20s भी अगर होते हैं और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट भी शुरू हो रही है, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, और होपफुली हमें इसी तरह की परफॉर्मेंसेस आपसे भी और टीम से भी देखने को मिलेंगी।